Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now tell me, in 7th, 8th, 9th, 10th, you have been studying about the number system, right? So what we will do is we will take up a brief review of the number system. So in the hierarchy of number system, now tell me which set of numbers come at the top. Can anybody answer? कौन सा नंबर सबसे ऊपर आता है? हायरार्की का मतलब समझते हो ना? जैसे यहाँ पे सपोज से फादर, मदर, ठीक है, और उसके बाद हायरार्की में तुम आए, ठीक है, हायरार्की में क्या है? यू ऑल कम हियर। अब ये कहाँ से आया? तुम्हारे ग्रैंडफादर से, ठीक है, और ग्रैंडमदर से। सिमिलरली ये पैटर्नल ग्रैंडमदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो देखो ऐसे हायरार्की होता है ना। अब हायरार्की में, नंबर सिस्टम का हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सा आएगा बताओ? व्हाट कम्स फर्स्ट इन द हायरार्की ऑफ द नंबर सिस्टम? बोलो, देखो आंसर करना भी सीखो। अरे गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत है? वी विल करेक्ट इट। Sir, real numbers. रियल नंबर्स नो डाउट हायरार्की का एक टॉप पार्ट है, बट इट इज नॉट द टॉप मोस्ट पार्ट। नेचुरल नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। देखो नाउ लेट मी, हाँ बोलो। इंटीजर्स नहीं बेटा, नहीं वो भी नहीं आएगा, ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ इट, ओके। तो अब पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा इधर होना चाहिए। जो भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछोगे, मतलब डोंट हेजिटेट कि हाँ कल पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द आंसर यू विल गिव मी? टेल मी। Sir, plus minus 2. वेरी गुड, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 दोगे। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ये लिखा, अब बताओ अब क्या आंसर दोगे? x स्क्वायर को मैंने लिखा -4। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? नाउ डू यू नो एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव? खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, देखो कोई भी नेगेटिव नंबर लो, सपोज x स्क्वायर इक्वल टू -9, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। नाउ डू यू हैव अ नंबर, द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन? एनीबॉडी? बोलो, डोंट कीप क्वाइट। देखो Sir, x will be only 2. देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बच्चे। Yes, तो sir. 4 हो जाएगा, लेकिन मैंने तो -4 लिखा है। तो देखो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं? देखो दिस इज अ प्रॉब्लम। देखो जब पॉजिटिव जितना नंबर है उसका अगर ऐसे फॉर्म में दिया तो उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर नेगेटिव हो गया, नाउ दिस बिकम्स क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक assumption किया गया कि let us assume root over of -1 to be I. देखो this is called iota and this is the imaginary quantity. ये क्या है? एक imaginary number है। ये एक assumption, ठीक है, कि for solving all these problems, that is finding square root of negative numbers, हमने क्या किया? ये assumption किया। अब ये assumption का मतलब क्या हुआ कि देखो हम ये लिखेंगे I स्क्वायर को -1 लिखेंगे, ठीक है। अब तुम यहां देखो, यहां भी एक कंट्रोवर्सी आता है। कंट्रोवर्सी क्या आता है? देखो I स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? I इंटू आई हुआ, यानी इसे हम क्या लिखेंगे? रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस, यहां से यहां लिखा, और ये कितना हो गया? -1 इंटू -1 1 होता है, तो ये 1 लिखना चाहिए। अब बताओ क्या ये सही है कि ये सही है? Which one is correct? Sir, the second one. Second one is correct. In fact तुम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। देखो यहां मैंने ऐसा टाइप का एक इक्वेशन लिखा है, रूट एक्स इंटू रूट वाई इज रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। देखो
Have I written it something like this? देखो Yes, मैंने sir. इसी को ना यूज किया है, लेकिन ये वैलिड कब है? हमने यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन ये वैलिड होता है if x as well as y both of them are greater than equal to 0, तभी हम ये लिख सकते हैं। यानी ये जो मैंने लिखा ये गलत हो गया, ये तुम्हारा सही है, ठीक है? Did you understand? Yes, sir. तो we cannot write from here to here. हम लोग यहां से यहां तभी लिख सकते हैं जब रूट के अंदर वाला दोनों एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अदरवाइज वी कैनॉट राइट इट। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक होता है। अब देखो बाय दिस असम्पशन क्या हमारा बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है? तो अब यहां देखो इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1 into 4। अब -1 क्या है? आई स्क्वायर है, और 4 क्या हो गया? 2 स्क्वायर। तो कैन आई से दिस इज 2i होल स्क्वायर। और यहां से आंसर क्या दोगे? x इक्वल्स टू प्लस और -2i, वेयर i इज आयोटा, दैट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी एंड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या ये कह सकते हैं? देखो यहाँ पे भी x स्क्वायर अगर -9 है तो ये -1 into 9, यानी ये i स्क्वायर into 3 स्क्वायर, तो दिस इज 3i होल स्क्वायर। तो कैन आई से दैट x इज प्लस और -3i? देखो क्या ये लिख सकते हैं? बोलो, देखो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो अब जितना भी नेगेटिव नंबर था सबका स्क्वायर रूट निकालने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? बोलो, बाय अ सिंपल assumption. Now using this assumption we can find the square root of all negative numbers. Yes, sir. Okay, do you want to write anything out of it? Yes, sir. लिख लो बेटा। Sir, I have a doubt. बोलो। सर आप 3i का स्क्वायर लिखे है, देन प्लस माइनस 3i लिखे। हाँ, इसलिए क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखोगे। अब पहला फैक्टर 0 किए तो x इक्वल टू कितना आता है? a, और Yes. सेकेंड फैक्टर को 0 करो तो क्या आता है? माइनस ए। Yes. देखो तो ऑन दिस बेसिस देखो आई एम राइटिंग ये x स्क्वायर इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर है, तो सेम तरीके से ले जाओ तो प्लस माइनस 2i आएगा। Yes, sir. ओके, Yes, I understood. लिख लो। ये सब छोटा छोटा बात याद रखना, जैसे ये मैंने बताया, तो ये कब होल्ड करेगा? ओनली इफ x एंड y बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? Should I rub this one? Yes, sir. Okay. अब देखो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अब एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि सिंस इट इज अ इमेजिनरी नंबर, तो इफ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ एन इमेजिनरी नंबर, रिजल्ट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे i लिखा, तो 2i लिखो या 3i लिखो या 4i लिखो, ये सभी क्या है? ये ऑल ऑफ देम आर इमेजिनरी नंबर्स। ऑलराइट, ये सभी इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। कॉमन सा बात है, देखो सपोज एक बाल्टी पानी है, ठीक है, तुमने उसमें कोई भी कलर मिक्स कर दिया, से ब्लू कलर, तो पूरा एंटायर वाटर बिकम्स ब्लू इन कलर। यस और नो?
Yes, sir. यार रेड कलर मिक्स किया तो पूरा कलर क्या हो जाएगा? रेड। तो इमेजिनरी नंबर ऐसा ही एक चीज है, आई को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हम इसका लेंगे, लेकिन पहले मैं याद दिला देता हूं द बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस। देखो ये वाला तो याद होगा, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखो ये तो पढ़े होगे, बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस में। देखो ऐसा लिखते हैं इसको, a टू द पावर m होल टू द पावर n को क्या लिखते हैं? a टू द पावर mn लिखते हैं। Yes, sir. a टू द पावर m होल टू द पावर 1 by n को हम लोग क्या लिखते हैं? बोलो, a टू द पावर m by n। देखो ये जस्ट बेसिक चार लॉ याद है। Yes, sir. अब यहाँ ध्यान से देखो, आई स्क्वायर तुम्हारा -1 है, तो बताओ आई टू द पावर 3 क्या लिखेंगे? बोलो, कैन आई से दिस इज आई स्क्वायर इनटू आई टू द पावर 1? देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? बोलो, -1. तो -1 इंटू आई यानी माइनस आई हो जाएगा, आई टू द पावर 3। अब बताओ आई टू द पावर 4। देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 2 प्लस 2 कर दो। अब आई स्क्वायर -1 है, ये भी -1 है, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 1। अब आई टू द पावर 5, कैन आई ब्रेक इट अप एज आई टू द पावर 4 प्लस 1? तो आई टू द पावर 4 इंटू आई। देखो जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड आई टू द पावर 4 एज हाउ मच? 1। 1. तो ये अगर 1 है तो 1 इंटू आई ये कितना देगा? देखो आई देगा। अब आई टू द पावर 6, देखो आई टू द पावर 4 प्लस 2, तो आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? बोलो, So -1. very good. This is 1, this is -1, so the product is -1. Now tell me I to the power 7. Can we write this as I to the power 4 plus 3? That means I to the power 4 into I cube. Now, what value should I write here? -I. Minus I. Very good. I to the power 8. बोलो, 4 plus 4 लिख सकते हैं? यानी I to the power 4 into I to the power 4. Result will be how much? 1. 1. Very good. अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। देखो यूक्लिड्स थ्योरम तो पढ़े हो 10th में सब लोग। कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? an प्लस बी। देखो हाँ या ना? तो अगर 4 का मल्टीपल में लिखना है तो कोई भी नंबर कौन कौन सा फॉर्म में हो सकता है? 4n प्लस 1, 4n plus 2 and 4n plus 3. देखो, तो if I want to express any natural number as a multiple of 4, can I write it in these 4 forms? बोलो हाँ या ना? Euclid's theorem, Euclid's remainder theorem. याद है कि भूल गए? पहला चैप्टर 10th का। Sir, could you please repeat the theorem? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो पढ़े हो 10th में कि every natural number can always be expressed in the form of an plus b, right? Where b is less than equal to a, less than a, b can have the values 0, 1, 2, 3 up to a minus 1. देखो जैसे 4 का मल्टीपल में लिखना है तो हम कोई भी नंबर को या तो परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 4 है, या 4n plus 1, या 4n plus 2, या 4n plus 3. 4n plus 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इसी में काउंट हो गया। अब यहाँ देखो आई क्यूब तुम्हारा माइनस आई है, तो देखो क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो 4 into 0 plus 3 और ये माइनस आई आया। क्या देखो ये आई का पावर 4 into 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। पावर 5 को देखो हम ऐसे लिखेंगे 4 into 1 plus 1 and this is how much? I.
ये I to the power 4 into 1 plus 2 and this is equal to how much? -1. अगला देखो 7 को हम लोग लिखेंगे I to the power 4 into 1 plus 3 और ये कितना आया देखो -3. I to the power 4 into 2 देखो कितना है 1. अब ये ध्यान से देखो पावर मेरा 4 nth फॉर्म का जब है देखो 4 into 1 4 into 2 देखो रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है. तो whenever the power of I is a multiple of 4 it will always give you the value 1. क्या ये कह सकते हैं? तो जनरलाइज्ड फॉर्म में देखो हम लोग ये लिखेंगे कि I to the power 4n is always equal to 1 where n is an integer. देखो ये बात कहा जा सकता है. देखो कहीं पे समझने में दिक्कत है तो any problem at any step? No, sir. Okay. अब अगला देखो ये कौन सा फॉर्म है देखो 4 into n plus 1 का फॉर्म है देखो 5. अगर हम चाहें तो देखो I to the power 9 I can write it as 9 को 8 plus 1 लिख सकते हैं और ये I to the power 8 into I यानी ये 1 into I हो गया. देखो 9 is how much 4 into 2 plus 1 तो हम ये लिखेंगे I को 4n plus 1 फॉर्म का जब भी होगा तो ये I होगा. देखो I to the power 5 I to the power 9 देखो 9 को हम ऐसे लिखेंगे 4 into 2 plus 1 and this gives you how much I. देखो ये स्टेप समझ में आया. अब यहाँ देखो 4 into n plus 2 4 into an integer plus 2 देखो कितना आया -1. तो हम यहाँ पे लिखेंगे I to the power 4n plus 2 will always give you -1. देखो ये है 4n plus 3 देखो ये भी 4n plus 3 4 times an integer plus 3 जब होगा तो रिजल्ट क्या है ये -I है. देखो ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हम कह सकते हैं I के पावर्स में. देखो डिड यू अंडरस्टैंड दीस 4? All Yes, of you? Do you want to write something from here? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो लिख लो. No? देखो did you all understand this? किसी भी स्टेप पे कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो. हेजिटेट मत करना कोई भी. Should I rub this one? Sir, one more minute. Okay. Yes, sir, done. Okay. Everybody? Yes, sir. Okay. Now, two more results I'll calculate.
अब यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, अब ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? टेल मी। सर a square a plus b square square. plus 2ab plus b square. गुड। तो 1 का स्क्वायर यहां लिखेंगे और i का भी स्क्वायर, और ये 2i आएगा कि नहीं? अब i स्क्वायर कितना होता है बोलो? अभी अभी सिखाया। -1. और देखो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आया? 2i। So there is another standard result which you need to remember, that this is equal to 2i. देखो ये कह सकते हैं। अब सिमिलरली बताओ 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। देखो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2i, तो क्या रिजल्ट -2i कह सकते हैं? तो ये दो बात भी याद रखना कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, now this is equal to minus of 2i. okay, देखो apart from these four, this is also a standard result. okay, लिख लो ये दोनों भी। अब मैं सवाल पूछूंगा, तुम लोग आंसर दोगे। I to the power 42, what should I write? Tell me. I is square root of -1, imaginary quantity iota. Okay, बोलो, डरना नहीं है। अरे ठीक है, गलत आंसर आएगा तो फिर सही हो जाएगा, बट डोंट बी अफ्रेड टू गिव द आंसर। -1, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो I to the power 42, 4 into 10 plus 2, देखो ये होता है। तो देखो I to the power 4n plus 2 कितना है? -1 है। अब बताओ I to the power 45 कितना होगा? 1. फिर से देखो। I. नहीं, फिर I, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? I। नाम बताओ बच्चे। आराध्या सर। आराध्या, वेरी गुड। देखो 45 कैन बी रिटन एज 4 into 11 plus 1। तो यहाँ देखो ये I to the power 4n plus 1 फॉर्म का है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा? I होगा। अब बताओ I to the power 98 कितना होगा? Tell me. सर -1. वेरी गुड। चलो I to the power 1021 चल रहा है ना? चलो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? I. वेरी गुड। क्या बात है, खाली 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्लास में नहीं दे रहे हैं। अब बताओ 1 प्लस आई का पावर 22 क्या लिखेंगे? वन प्लस आई का पावर 22, टेल मी। क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? देखो ध्यान से, लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे तो इसको 2 into 11 लिख सकते हो, 22 को। नाउ कैन आई फर्दर राइट दिस वन एज 1 प्लस आई होल स्क्वायर का पावर 11। देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 1 प्लस आई का पावर 22, 2 into 11, तो ये होल स्क्वायर का पावर 11। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना है बोलो? क्या ये 2i है और इसका पावर 11, तो दिस इज 2 to the power 11 into I to the power 11। अब बताओ I to the power 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? -i. -i, वेरी गुड। तो अब ये माइनस ऑफ 2 to the power 11i, देखो ये इसका वैल्यू हो गया। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि यू शुड रिमेंबर दीस टू आल्सो एज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ओके, हाँ एक बात बता देता हूँ, क्योंकि जूम का फ्री वर्जन है, तो जैसे डिस्कनेक्ट होगा ना फिर तुरंत कनेक्ट कर लेना, सेम लिंक है, ठीक है? सेम लिंक सेम पासवर्ड।
So did you understand the use of these 6 results? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So should I proceed further? Yes, sir. अब यहाँ जैसा मैंने बताया कि किसी भी नंबर से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या कहलाएगा? इमेजिनरी और रियल? Imaginary. इमेजिनरी, वेरी गुड। तो अब ऐसा करते हैं कि मैंने x लिया और यहाँ पे i y लिया, ठीक है? देखो x एंड y आर रियल नंबर्स, x y आर रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पे बताओ i y क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ कि नहीं? i y इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, x इज Yes, sir. प्योरली रियल क्वांटिटी। तो अगर मैंने ऐसे कोई भी नंबर लिखा, ठीक है, देखो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to x plus iy, right, where x and y are real numbers, x y दोनों रियल है, तो ऐसा नंबर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इसको? ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड a complex number. All right. तो अब मान लो मैंने लिखा, देखो 3 plus 2i, ओके, तो 3 plus 2i कौन सा नंबर कहलाएगा? Complex number. Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। इसमें रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर क्या हुआ? 3. देखो ये 3 is the real part and 2i is the imaginary part। अब यहां देखो तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि x is called real part of z, ओके, और iy को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे imaginary part of z, imaginary part of z। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है शॉर्ट फॉर्म में, देखो रियल z और इसको कहते हैं इमेजिनरी z, करेक्ट, ये भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो हायरार्की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अब यहीं से शुरुआत होता है। अब ये बताओ अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, मतलब y को 0 कर दिया, तो z रिमेन्स व्हाट? अ प्योरली रियल नंबर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर x 0 हो गया तो सिर्फ ये पार्ट रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी, Imaginary. करेक्ट। तो इनफैक्ट ये पहले लिख लियो, any number of this form z equal to x plus iy, where xy are real numbers and I is square root of -1, that is iota, okay. So then we'll say that it is nothing but it is a complex number, और x is real part of z, iy क्या हुआ? Imaginary part of z, okay. अच्छा, ये सिंबल का मीनिंग पता है बच्चे लोग? दिस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, करेक्ट, और ये सिंबल का मीनिंग क्या है? उल्टा ए जैसा जो लिखते हैं, फॉर ऑल, ओके, याद रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिंबल्स का भी बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत सारा चीज सिंबल्स में लिख देते हैं हम लोग। देखो, should I write this one? Yes, sir. Yes, sir. अब फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर शुरुआत किए होंगे सर, Yes, sir. तो वेक्टर क्या है थोड़ा बताओ तो, कोई भी बोलो, जो पढ़े वही बताओ। व्हाट इज अ वेक्टर? Sir, a physical quantity which has magnitude as well as direction. करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एक्चुअली नंबर नहीं है। हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ वेक्टर। अब जैसे वेक्टर का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक उसी तरह से देखो
अब यहाँ पे नाम पड़ जाएगा, इसको हम कहेंगे रियल एक्सिस, ठीक है, और इसको हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, रियल एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट्स जाना है, रियल कंपोनेंट ऑफ जेड क्या है, तो इस वेक्टर का रियल कंपोनेंट यहाँ पे है, देखो एक्स, और इमेजिनरी कंपोनेंट है आई वाई, मान लो इतना है। तो देखो ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। इस पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे तो ये इनर डायगोनल इसका रिजल्टेंट देगा कि नहीं, बोलो। देखो ये पार्ट तो सीखे हो, if this is one vector, this is another vector, ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कौन सा आएगा, ये वेक्टर आएगा। Yes, sir. तो ये जो वेक्टर आया ना, यही वेक्टर तुम्हारा एक्चुअली x प्लस आई वाई। तो ये जो मैंने लिखा है, ये देखो, ये एक्चुअली ये कंप्लीट वेक्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली नॉट अ नंबर, इट इज अ वेक्टर, रिमेंबर। अब यहां पे देखो, ये पूरा ओरिजिन के साथ इसको जोड़ा, ये तुम्हारा z होगा, ठीक है, दिस एंटायर वेक्टर इज z। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, क्यों, वेक्टर हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस सर। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये ओz का लेंथ, ओz, नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z। और इसको हम लोग ऐसे वेक्टर में भी देखो, ऐसे पैरेलल लाइंस के बीच में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यही ना रिप्रेजेंटेशन होता है यस सर। Yes, sir. मैग्नीट्यूड का। तो अब बताओ, ये x है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, y है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर ये लेंथ होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर्स का रूट ओवर, सम का रूट ओवर। और दूसरा देखो, ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, इट विल मेक सम एंगल। तो ये जो एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, राइट, ऑफ जेड। ये आगे हम डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो फिलहाल ये दो बेसिक सा बात याद रहेगा, दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉड्यूलस, एंड द एंगल व्हिच द वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ये बात याद रहेगा। देखो हाँ ना बच्चा लोग बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिए हो Yes, sir. एवरीबॉडी, No, sir. यस सर। लिख लो बच्चे। Yes, sir. Done. ओके, तो अब हम पहले हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स, हायरार्की ऑफ नंबर्स पहले हम बताते हैं, ठीक है, देन आई। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नोटेशन हमेशा याद रखो, कैपिटल सी से करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, देखो, एवरी नंबर इन दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल सी, और कैपिटल सी मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑलराइट, ये सबसे ऊपर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखो दो डिवीजन होगा, अगर तुम्हारा रियल पार्ट 0 हो गया, ठीक है, रियल पार्ट इक्वल्स टू 0,
तो इन दैट केस ये बताओ z इक्वल टू x प्लस आई वाई में अगर x पार्ट को 0 कर दिया, इफ x बिकम्स इक्वल टू 0, तो z, देखो सबको दिखाई सुनाई पड़ रहा है बराबर? Yes, sir. ओके तो सबसे ऊपर क्या होता है बताओ, हायरार्की ऑफ नंबर्स में which set of numbers is at the top? Complex numbers. Set of complex numbers. Correct. So every number in this world is a complex number. All right. अब देखो जैसा हम बता रहे थे कि रियल पार्ट अगर 0 हो गया, देखो रियल पार्ट 0 होने का मतलब x 0 हो गया, तो नंबर क्या बचा है बताओ? आई वाई क्या है? इमेजिनरी नंबर है कि नहीं? तो if real part is 0, you get purely imaginary numbers. All right. अब बताओ अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, तब नंबर क्या होगा? प्योरली रियल। Real number. करेक्ट। तो रियल नंबर्स के सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो अब समझ में आया? देखो पहले किसी ने आंसर दिया था, मैंने नंबर पूछा था तो somebody answered रियल नंबर्स, लेकिन देखो रियल नंबर्स के ऊपर ये सेट, इसी का दो ब्रांच है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन दो होता है। देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं? क्यू। Yes, sir. Irrational number. इरेशनल नंबर्स, वेरी गुड। अब बताओ इरेशनल नंबर्स को कैसे सिग्निफाई करते हैं? Q के ऊपर एक छोटा सा C लिख देना, मतलब Q कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिला के क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स आया। Real numbers. रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बताओ? In Which number in the numbers? form of P by Q, then Q is not equal to 0. Q is not equal to 0, as well as the HCF of P and Q should be 1. Okay? HCF उसका 1 होना चाहिए, ये भी एक छोटा सा क्राइटेरिया है। अब देखो रैशनल नंबर्स का अब फिर से क्लासिफिकेशन होता है, नॉन इंटीजर्स And integers. एंड इंटीजर्स। और इंटीजर्स को कैसे कौन सा नंबर से डिनोट, कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर Z। Z भी यूज होता है और कैपिटल I भी यूज होता है, इसीलिए कंफ्यूज मत करना। अब इंटीजर्स में बहुत सारा टाइप है। अब इंटीजर्स में क्या आएगा? सबसे पहले तो हम ऐसे कहेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसी को ना काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं, क्यों? Yes, sir. दूसरा अब ये आएगा, देखो अब मैंने अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया तो देखो इसी को कहते हैं होल नंबर्स, दैट इज W। तो इफ आई इंक्लूड 0 1 2 3, तो देखो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, if I include 0 with them, so that will make up the whole number set. देखो अगला क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ऐसे करके बहुत सारा जाएगा, ठीक है? फिर इसी में आता है तुम्हारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है बच्चे, बोलो? The number which is divisible by 1 or itself. 1 or itself, very good। यानी कह सकते हैं कि इसका दो फैक्टर है, where one of the factors is 1 and the other one is the number itself। कह सकते हैं तो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या है? देखो 2 3 5 7, देखो ये सभी प्राइम नंबर्स है। अगला कॉम्पोजिट नंबर। अब बताओ कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है?
So the number which has more than 2 factors. At least 3 factors. सीधा सा बात है. तो any natural number, पहला criteria है, it has to be a natural number, मतलब positive integer. तो any natural number which can be written as product of at least 3 factors, that is what is called a composite number. तो बताओ सबसे छोटा composite number कौन सा है? Which one is the smallest composite number? So 4. Very good. 4 है, क्योंकि 4 को 1 into 2 into 2 देखो लिख सकते हैं. फिर 6 आएगा, देखो 1 into 2 into 3. उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा. फिर अगला आता है तुम्हारा ट्विन प्राइम नंबर्स. नाउ टेल मी व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? बोलो. कंफ्यूज क्यों हो? नहीं जानते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो. लिखो a pair of prime numbers having difference of 2. Pair of prime numbers having difference of 2 between them. Having difference of 2 between them are called twin prime numbers. Are called twin prime numbers. अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये बताओ 3 and 5, देखो 9 बोल रहा हूं, 11 and 13, राइट? फिर तुम्हारा देखो 5 7, ऑलराइट, 17 19, देखो ये सभी प्राइम नंबर्स है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? टेल मी. 2. So 2. तो इनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है. अच्छा, डिविजिबिलिटी का टेस्ट सबको याद है? नेचुरल नंबर्स में डिविजिबिलिटी का टेस्ट, डू यू ऑल रिमेंबर? Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ व्हेन इज अ नंबर डिविजिबल बाय 2? So even number or having 0 at the end. ये 0 होगा तब भी तो इवन होगा ना बच्चे. दोनों ही केस में हो जाता है ना. Other than 0 भी कोई other मतलब even number देखो, भी होंगे. units place should have 0 2 4 6 8, right? So then the number is divisible by 2. कह सकते हैं? 3 से डिविजिबल होने का क्राइटेरिया बोलो. Sir, if all the sum of Sum of digits all is digits divisible by 3. Divisible by 3. वेरी गुड. 4 से डिविजिबल होने के लिए Must be divisible that? by 2. नो, द लास्ट 2 डिजिट्स. इनफैक्ट अगर चाहो तो सब लोग भूल गए अगर हो गए तो मैं सिस्टमैटिकली लिखवा देता हूँ. ये पहले लिखे हो हायरार्की Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. तो अगर ये लिख चुके हो तो आप इनफैक्ट डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि ये भी काम आएगा. 2 से तो लिखने का जरूरत नहीं है, 2 सबको मालूम है. या चाहो तो लिख लो कि a number is said to be divisible by 2. A number is said to be divisible by 2 if the digit at units place, if the digit at units place is 0 2 4 6 8. ठीक है. A number is said to be divisible by 3. A number is said to be divisible by 3 if sum of all the digits, if sum of all the digits is divisible by 3. Sum of all the digits is divisible by 3. ठीक है. आगे लिखो. If the last 2 digits are divisible by 4, if the last 2 digits are divisible by 4, then the number is divisible by
then the number is divisible by 4. अब 5 के लिए क्या रूल होगा बच्चे बताओ? The ones place digit must be 0 or 5. Very good. तो लिखो if the digit at units place is 0 or 5, if the digit at units place is 0 or 5, then the number is divisible by 5. ठीक है, आगे लिखो if the digit at units place is 02468 as well as sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 6. Then the number is divisible by 6. ठीक है, 7 से लिए कोई क्लियर रूल नहीं है डिविजिबिलिटी का. ठीक है, तो आगे 8 के लिए लिखो if the last 3 digits of any natural number are divisible by 8, then the number is divisible by 8. तो 4 के लिए क्या रूल बताया? आखिरी 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए. 8 के लिए क्या बताया? Last बोलो. 3 digits. 3 digits. ठीक है, अब 9 के लिए लिखो if sum of the digits is a multiple of 9, then the number is divisible by 9. ठीक है, 10 के लिए बताने की जरूरत है. आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए? 0. Then it will be divisible by 10. और 11 के लिए रूल लिखो if the sum of digits at even places minus sum of digits at odd places. Now this is a multiple of 11. Okay, multiple of 11. Then the number will be divisible by 11. Okay. Now let me take a couple of easy questions based on this. ठीक है? Ready? अब बताओ कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, नंबर सिस्टम में एक और टर्म आता है कोप्राइम नंबर्स. बोलो. Sir, the numbers whose HCF is 1. और in fact देखो, can I say that देखो 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है. 9 तुम्हारा प्राइम नंबर है? ये भी नहीं है. लेकिन देखो क्या 4 को 9 से या 9 को 4 से डिवाइड कर सकते हो? 4 को 9 से या 9 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये लिख लो. कोप्राइम नंबर्स, नंबर सिस्टम में ये सब नाम आता है, ये याद रखना. देखो if A and B are two natural numbers, if A and B are two natural numbers such that A is not divisible by B,
neither B is divisible by A. A is not divisible by B, neither B is divisible by A, and their HCF is 1. And their HCF is 1, then the numbers are said to be co-prime. एग्जाम्पल के तौर पे देखो 4 and 9 co-prime है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो। Find the number of natural numbers m and n satisfying the equation m square is equal to n square plus 2002। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल सा चीज ये दिया, इसीलिए देखो नंबर सिस्टम का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m और n नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट बताओ m minus n into m plus n। Now can I say this is 2 into 1001? Yes, sir. अब बताओ अगर हम ये लिखते हैं तो एक छोटा सा बात देखो, m और n नेचुरल नंबर्स है तो we get equations like this। देखो m plus n equal to suppose 1001, ऐड करो तो देखो 2m कितना हुआ 1003, तो m आता है 1003 by 2। तो क्या m फ्रैक्शन पॉसिबल है? पहले ही तो बोल दिया कि m शुड बी अ नेचुरल नंबर। देखो क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है? No, sir. No, sir. तो ये केस में कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब उल्टा अगर कर देते हो, देखो m minus n 1001 और m plus n 2 लिया, तो आप देखो ध्यान से 2m is how much 1003, तो again m is 1003 by 2। देखो this is also not acceptable, this is also not acceptable। देखो क्या और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 2002 का? बोलो। देखो फैक्टराइजेशन भले ही पॉसिबल हो जाए, लेकिन एक छोटा सा बात देखो, लॉजिक हम समझा दे रहे हैं, देखो केयरफुली। द डिफरेंस ऑफ द टू फैक्टर्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, तभी ना सॉल्यूशन आएगा वैलिड। मैंने क्यों बोला बताओ, जैसे यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो अगर ये सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा इवन, और ये एक नंबर तो ऑड होना ही होना है, हाँ या ना? If it is 2002, तो at least one factor will be odd out of 2. So even plus odd will always give you what? Odd number, and odd number is never divisible by 2. So no such natural numbers m and n are possible for which this equation can be true। देखो क्या ये कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. लिख लो, ऐसे छोटा छोटा चीज बीच में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रेडी? Yes, sir. देखो डिविजिबिलिटी के ऊपर भी मैं एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन लेता हूं, तुम लोग ट्राई करोगे और आंसर दोगे, ठीक है। आई एम राइटिंग डाउन अ नंबर, लेट अस से n is 774।
देखो P और Q डिजिट्स है। अब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन ये लिखो, इफ P इज इक्वल टू 2, if P equals to 2, then find the values of Q, then find the values of Q for which n is divisible by 3। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। If P equals to 2, then find the values of n Q for which it is divisible by 3। आगे लिखो, if Divisible by? n is divisible by 3। Thank you, sir. सेकेंड वाला क्वेश्चन लिखो, if n is divisible by 4, if n is divisible by 4, then find the possible set of values of P and Q। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन लिखो, if n is divisible by both by 8 and 9, if n is divisible by both 8 and 9, then find the set of values of P and Q। ठीक है, then find the set of values of P and Q। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए 3 से डिविजिबल होने के लिए। देखो सम ऑफ, और P तो तुम्हारा 2 दे दिया, तो मेरा नंबर एक्चुअली इसका सम कितना हुआ पहले बताओ। 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 9 27 + 5 32 + 8 40, 40 + 15 that is 55। तो 55 + P + Q, देखो ये सम ऑफ डिजिट्स है। अब P अगर तुम्हारा 2 हो गया तो ये बताओ ये 57 + Q होता है कि नहीं? Yes, sir. देखो 57 is very much divisible by 3, तो Q का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा बोलो? 0, 3, 6, 9 पॉसिबल है कि नहीं? देखो Yes. 57 + 0 डिविजिबल बाय 3 है। 57 + 3 60 डिविजिबल है। 6 Yes, पुट sir. किया तो 63 ये भी है। तो in fact how many values of Q are possible? 4। 4. अच्छा, अब बताओ, मैंने सेकंड क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 4 बोला है, तो डिविजिबल बाय 4 कोई भी नंबर कब होता है? When the last 2 digit is divisible Last by 2 digits are divisible by 4. वेरी गुड। तो बताओ अब लास्ट में हम लोग अगर 60 लिखेंगे तो भी ये डिविजिबल है, 64 लिखा तो भी है, 68 लिखा तो भी है, पॉसिबल है कि नहीं? Yes. तो अब यहाँ पे बताओ, अगर मैंने ये 0 लिया, मैंने पूछा है कि कितना सेट ऑफ वैल्यूज होगा, तो इफ Q इज 0 और P तुम्हारा 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो बताओ 0 0 1 0 2 0 ऐसे करके कितना सेट्स आएगा? हाउ मेनी सेट्स यू विल गेट? 10। क्या समझ Yes, में sir. आया कि नहीं आया? देखो 0 Yes, 0 with मैं सेट ऑफ वैल्यूज पूछ रहा हूं, तो देखो 0 0 1 0 2 0 9 0, तो नंबर ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज 10 यहां से है। अब देखो Q अगर तुम्हारा 4 है, P तो देखो सेम वैल्यूज हो सकता है कि नहीं? तो अब यहां पे भी नंबर ऑफ सेट्स कितना आएगा? 10 आएगा। 10. Q 8 हुआ तो देखो 0 1 2 से लेकर 9, यहां पे भी कितना आएगा? तो टोटल हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ P and Q आर पॉसिबल? 30. देखो तो 30 विल बी माय आंसर। अब तीसरा वाला तुम लोग बताओ, 9 से डिविजिबल देखो होने के लिए क्या चाहिए बोलो? Sum of digits is a multiple of 9. वेरी गुड। तो सम ऑफ डिजिट्स तुम्हारा मल्टीपल होना चाहिए
तो यहां पे देखो 55 प्लस पी प्लस क्यू, यहां दो वेरिएबल है मेरे पास. Should I rub this one first two parts? Yes, sir. देखो ये समझ में आया तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं क्यों याद दिला रहा हूं. देखो एक्चुअली 11th में परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें ये सब चीज तुमको ओरली अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ द थिंग्स. देखो नंबर डिविजिबल बाय 8 कब होता है बच्चे? बोलो. लास्ट Last थ्री three डिजिट digits divisible by 3. Last three डिविजिबल बाय 8. 8. तो अब बताओ 96Q ये मेरा नंबर है, तो इफ आई राइट 960 इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट? Yes, sir. 8. तो Yes, sir. Q का एक पॉसिबल वैल्यू 0 आया. अनदर पॉसिबल वैल्यू कैन बी 968. यस और नो? Yes. तो Q के लिए पॉसिबल वैल्यू 0 एंड 8 देखो होता है, ये पॉसिबल है ना. अब यहां ध्यान से देखो, अब ये सम है मेरा, तो 55, तो देखो फॉर Q इक्वल टू 0. अब ये 55 प्लस P ये मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तभी ना पॉसिबल होगा कि 9 से भी डिविजिबल है. अभी तो मैंने यहाँ पे Q का वैल्यूज निकाला जिसके लिए ये 8 से डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल और होना चाहिए दिस एंड दिस, तो दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. नाउ टेल मी 9 का मल्टीपल बोलो. 9 6 54, उसके बाद 9 7 63, तो यहां कितना डालेंगे तो ये 63 हो जाएगा. P होना चाहिए तुम्हारा 8. 8. अब 8 से बड़ा डिजिट अगला होगा 9, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो देखो एक सेट क्या आया, एक सेट हो गया 80 PQ का. अब देखो फॉर Q इक्वल टू 8, नाउ 55 प्लस 8 और प्लस P, नाउ दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. देखो कैन आई से दिस, तो ये हो गया 63 प्लस P, ये मल्टीपल ऑफ 9 होगा. कब? जब P तुम्हारा 0 हो जाएगा. 0. तो अगला वैल्यू क्या है देखो 0 8, तो one possible set of PQ is 80 and the other possible set is what? 0 8. So how many sets are possible? 2. 2. Okay, देखो ये समझ में आया. Sir, 0 0 is also possible. 0 0 देखो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 55 प्लस 0 इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9. 55 प्लस 0 55 हुआ. No, sir, 53 plus 0. वो तो लिया है, Yes, sir. लेकिन ये कब Q इक्वल टू 8 के लिए ना हुआ. देखो यू आर गेटिंग दिस 63 प्लस P फॉर Q इक्वल टू 8. ओके, समझ में आया कि नहीं? देखो इसको मिटा दे बच्चे. Yes, sir. अच्छा ये सब पार्ट याद है ना तुम लोग को? कन्वर्टिंग recurring decimals to rational forms Yes. and vice versa. चलो आंसर बताओ, तो मैं 2-3 तो दे रहा हूं. देखो कन्वर्ट दिस टू रैशनल फॉर्म. देखो पहला ये दिया, दूसरा मैंने दिया देखो इसके ऊपर बार दिया,
तीसरा मैं दे रहा हूं 0.423 के ऊपर बार दिया। टेल मी द रैशनल फॉर्म ऑफ दीज थ्री नंबर्स। जल्दी कोशिश करो, 10th में किए हो ये सब। फर्स्ट का आंसर क्या है? सर 10th में ये नहीं था। क्या बात कर रहे हो? ये 10th का ही है बच्चे, कोई बात नहीं। इधर देखो, रेकरिंग का मतलब क्या होता है? ये प्लेस एक्चुअली रिपीट हो रहा है। देखो Yes. ऐसा ही ना होता है। अब यस रिपीटेशन देखो किसके बाद हो रहा है? ये दो प्लेसेस के बाद। तो डेसिमल को दो प्लेस शिफ्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 100. करेक्ट। तो 100 टाइम्स n क्या हो जाएगा? 18.181818। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. अब सबट्रैक्ट Yes, कर लो। sir. तो 100n माइनस n कितना हुआ? 99n। अब देखो डेसिमल के बाद वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 18। तो 18. n इज इक्वल टू 18/99। अब 9 काट सकते हो तो ये 2/11 देखो आ गया। तो द रैशनल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज नथिंग बट दिस वन। देखो कैन आई से दिस? तो ये मेथड अडॉप्ट करोगे जब भी डेसिमल को ऐसे रैशनल फॉर्म में चाहिए तो। अब सेकंड वाला जैसे देखो n हम इसको एज्यूम करेंगे 0.1666। देखो 6 के ऊपर डैश है मतलब ये 6 खाली रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब डेसिमल एक प्लेस पहले शिफ्ट करो तो देखो 10 टाइम्स n क्या लिखेंगे? 1.6666 ऐसे लिखोगे। देखो अब इसको और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100n, ये 16.6666। देखो डेसिमल के बाद वाला पार्ट को सेम कर लेना है, ठीक है, सो दैट सब्ट्रैक्शन में वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो 100n माइनस 10n इज हाउ मच? 90n। देखो डेसिमल पार्ट कैंसिल हो गया, 16 माइनस 1 कितना हुआ? 15। तो n इज इक्वल टू 15/90 यानी ये कितना हुआ? 1/6। देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो Yes, बच्चे, sir. सर तो अब इधर तो आप क्या बोलो? सर इधर हम 100 एंड माइनस n क्यों नहीं कर रहे हैं लाइक द लास्ट वन? इसलिए क्योंकि देखो डेसिमल के बाद में यहाँ 0.16 है लेकिन यहाँ पे क्या है? 66 है। तो क्या ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल होगा? नो सर। ओके डेसिमल के बाद वाला जो रेकरिंग पार्ट है ना वो पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे। अब जैसे देखो ये थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में देखो इसका मीनिंग क्या है? देखो 2 3 2 3 2 3 ऐसे ना रेकरिंग है। तो रेकरिंग पार्ट कौन सा है? देखो ये पूरा जो अंडरलाइन देखो मैंने किया। तो पहले एक प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करो तो देखो ये 4.232323 ऐसे आता है। अब इसको अगर दो प्लेस और शिफ्ट करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000n इज इक्वल टू 423.232323। देखो अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम हुआ। यस सर। अब सबट्रैक्ट करो 1000n माइनस 10n कितना हुआ? 990n। अब 423 माइनस 4 इज 419। तो n क्या लिखेंगे? 419 डिवाइडेड बाय 990। देखो क्या ये लिख सकते हो? Yes, sir. तो देखो नाउ आई होप ये पार्ट तो याद रहेगा। देखो एक्चुअली अभिषेक सर जो ट्रिगो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और कोई भी तुमको कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हो, चाहे वो ट्रिगो में हो, एनी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है।
तुम 10th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। समझ में आया बात? हाँ, मैं तुम लोग को ये जो पढ़ाऊंगा पहले, तो दिस इज नथिंग बट द बेसिक पार्ट विच यू रिक्वायर फॉर स्टडिंग 11th। ठीक है, तो बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो तुमको जरूरत पड़ेगा। जैसे ये नंबर सिस्टम हुआ, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो बताया मैंने, z = x + iy, तो इसके बारे में अभी 2-3 क्लास और लेंगे। हाँ, डिटेल्स में कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का एंड में पढ़ोगे। हाँ, लेकिन एलिमेंट्री पार्ट पहले तुम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, so that we can use it in quadratic also। और बेसिक में आता है तुम्हारा ये चैप्टर्स, याद रखो, क्वाड्रेटिक हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, जो एपीजीपी हो गया। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये हो गया फाउंडेशन तुम्हारा, ये पहले चाहिए, तभी तुम आगे का चैप्टर्स अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो फर्स्ट हम लोग का फोकस रहेगा ये करने का। हाँ, लेकिन ये भी सीखने के लिए ये सब एलिमेंट्री पार्ट पहले क्लियर कर लेंगे हम लोग। और आई विल बी सेंडिंग यू अ डीपीपी टुडे, एकदम एलिमेंट्री, बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। रिमेंबर, क्यों वो चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा 11th में। तो सिंसियरली you will solve all the questions and we will be doing the discussion in the next class। और डीपीपी सॉल्व करके फोटो खींच के भेज देना मुझे, so that I can, और पीडीएफ भेजोगे तो मैं कमेंट्स उसी पे लिख सकता हूँ। ठीक है? Sir, do we have to send it to you personally or in the group? जैसे भी सेंड करो तुम, as you like। Okay, sir. हाँ, लेकिन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फील फ्री टू आस्क, चाहे उसका कॉन्सेप्ट हो या क्वेश्चन हो, बट थोड़ा सीरियसली अब उसके पीछे लगो। ठीक है, चलो आज और नहीं पढ़ाएंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, और अभी जो डीपीपी भेजेंगे उसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। एटलीस्ट अभी अपकमिंग 3-4 क्लास अभी बहुत बेसिक चीज पढ़ोगे before we start any of these 4 chapters।